Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 3 to 4 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 3 that is Indian political thought, and within this unit number 3 this is chapter number 6 on Pandita Ramabai. ओके सो आज हम लोग पंडिता रमाबाई के बारे में समझेंगे, उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या थी. इनकी जो अगर टाइमलाइन देखें तो इनकी टाइमलाइन है 1858 टू 1922 AD. ओके, शी वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री. ये सबसे फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर थी हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें. और इन्होंने बेसिकली इनकी जो मेन थीम थी, किस चीज़ के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया, किस चीज़ की इनकी लड़ाई थी, फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन वीमेन. इंडियन वीमेन की मुक्ति, क्योंकि इंडियन वीमेन जो थी, भारतीय जो महिलाएं थी, उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ऑपरेशन एंड जिसकी वजह से उस जो भी रूढ़वादी जो ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग थी, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की, उस चीज़ से इमेंसिपेशन पाने के लिए, उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए पंडिता रमाबाई ने बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया. ठीक है, शी वॉज इंडियन सोशल रिफॉर्मर. वो इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी, लिबरल फेमिनिस्ट थी एंड शी वॉज चैम्पियन फॉर वीमेंस राइट. वीमेंस के अधिकारों के लिए, वुमेन के अधिकारों के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया एंड डिमांड किया. शी फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. इनफैक्ट वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थी. उन्होंने बोला कि चाइल्ड मैरिज जो है वो वीमेन के लिए एक ऑपरेशन का काम है. एंड शी इन्फोर्स्ड विडोहुड and lack of education for girls. She was also critic of patriarchy. Patriarchal society की वो against थी. She demanded for civil rights and gender justice. She counters कास्ट सिस्टम एंड इन्फीरियर स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी. तो इंडिया की सोसाइटी में जो वीमेन की बहुत ही इन्फीरियर स्टेटस थी, उनको बहुत ही उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू मैन. उनका स्टेटस बहुत इन्फीरियर था, तो उसके भी अगेंस्ट थी. वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था उसमें बेसिकली जो अपर कास्ट थी, वो अपर कास्ट की वीमेन जो है वो सबसे ज़्यादा उनको ऑपरेशन, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग थी, उस चीज़ को काफ़ी झेलना पड़ता था. रीज़न अगर सपोज वो विडो है या कोई अदर रीज़न है, तो अपर जो कास्ट की वीमेन थी उनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता था. और थ्रू आउट हर लाइफ शी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन. और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है वीमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, वीमेंस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वर्क किया. ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स को देखते हैं कि क्या उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और अचीवमेंट्स हैं. तो शी वॉज ऑनर्ड विद टाइटल ऑफ सरस्वती. सरस्वती का टाइटल उन्हें दिया गया और उन्हें पंडिता का टाइटल, देखिए अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़ रहे हैं, पंडिता रमाबाई. ठीक है, तो पंडिता रमाबाई, तो उनको जो पंडिता का जो टाइटल है वो पंडित वो बाद में उनको मिला. किसने ये टाइटल दिया, पंडिता का टाइटल? द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इन 1878. सो 1878 में जो कैलकाटा की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने जो है ये टाइटल दिया सरस्वती. सरस्वती उन्हें क्यों बोला जाता था कि सरस्वती इसलिए बोला जाता था फॉर हर एलोक्वेंस, मतलब उनकी बहुत ही अच्छी पब्लिक स्पीकिंग थी. वो बहुत ही अच्छे से जो है वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाती थी और लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करती थी. तो पब्लिक स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत ही वो ज़्यादा उनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी. तो इस वजह से उन्हें सरस्वती का टाइटल दिया गया और पंडिता का टाइटल उनको दिया गया क्योंकि बिकॉज ऑफ हर स्कॉलरशिप. एंड शी ऑल्सो फाउंडेड आर्य महिला सभा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्य महिला सभा 1882 में जो है उन्होंने फाउंड किया. कहाँ पे? पुणे में. और शारदा सदन, शारदा सदन क्या था? जो विडोज़ थी, जो विधवा औरतें थीं, उनके लिए घर बनाया था, उसका नाम था शारदा सदन इन 1889 बॉम्बे में. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्होंने आर्य महिला सभा कब बनाया? 1882 में. ठीक है, पंडिता रमाबाई ने. और शारदा सदन, मतलब शारदा सदन किसके लिए था? विडोज़ के लिए घर था. 1889 में बॉम्बे में बनाया. और एक रमाबाई एसोसिएशन भी थी
1887 में इन्होंने फाउंडर किया। जिस ये एसोसिएशन का काम क्या था कि 10 साल के लिए वो विडोज़ का जो होम था उसको चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस की ज़रूरत थी उसके लिए ये मनी एक्सेप्ट करती थी रमाबाई एसोसिएशन, ठीक है। और स्पेशली ये जो विडोज़ होम था वहाँ पे कौन सी कास्ट की विडोज़ के लिए ज़्यादा वर्क होता था, फॉर अपर कास्ट हिंदू विडोज़ इन इंडिया। तो जो अपर कास्ट की हिंदू विडोज़ थी उनके लिए बेसिकली ज़्यादा स्पेशली वर्क होता था। शी ऑल्सो फाउंडेड मुक्ति मिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुक्ति मिशन वाला भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने मुक्ति मिशन बनाया कहाँ पे, कदागांव में। ये मुक्ति मिशन किस लिए, तो शेल्टर एंड एजुकेट डेस्टिट्यूट वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो जिन औरतों को उनके पति छोड़ देते थे या जिन बच्चों को, तो उन महिलाओं को, उनके बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें एजुकेशन देने के लिए मुक्ति मिशन भी उन्होंने फाउंडेड किया, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन 25 सितंबर 1883 में, 25 सितंबर 1883 को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। रीज़न उन्होंने को बहुत सारे हिंदू ऑर्थोडॉक्स की वजह से उनको क्रिश्चियन जो रिलीजन था वो पसंद आया और उसमें वो कन्वर्ट हो गई। 1908 में इन्होंने बाइबल जो थी उसको मराठी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। 1999 में, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि केसरी ए हिंद का टाइटल किसको दिया गया। तो केसर और ए हिंद का टाइटल जो है वो पंडिता रमाबाई को दिया गया। किसने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। ये जो मेडल था, ये मेडल केसरी हिंद का। और इनको क्यों ये मेडल दिया गया, इनको ये मेडल इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस दी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए। शी ऑल्सो अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे 1889। तो बॉम्बे में जो कांग्रेस की पहली मीटिंग थी 1889 में, उसमें उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया। और साथ ही साथ उनके अलावा और कौन कौन सी विमेन थी उस मीटिंग को अटेंड करने वाली, स्वर्ण कुमारी देवी थी। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी की सबसे पहली जो ग्रेजुएट, मतलब जिसने ग्रेजुएशन किया हो ऐसी लेडी, वो कौन थी, कुदम्बिनी गांगुली। तो ये भी उस मीटिंग में शामिल थी, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और अचीवमेंट्स, वी कैन से दैट। अब हम पढ़ते हैं कि वो पैट्रियार्की की क्रिटिक थी। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में इनकी पॉइंट बताया था कि शी वॉज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो वो पैट्रियार्की की मतलब कि उसकी क्रिटिक क्यों थी, तो इन्होंने बोला जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी होती है, मतलब पुरुष प्रधान जो सोच होती है, तो वो जो सोसाइटी की जो सोच है, उस सोच की वजह से, ऐसा नहीं कि वीमेन में कोई प्रॉब्लम है या वीमेन सच में उनमें कोई क्वालिटी या एबिलिटी की कमी है, ऐसा नहीं है। ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है और जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी है समाज की, कि पुरुष ही प्रधान है, पुरुष ही सब कुछ करता है और उसके सबॉर्डिनेट वीमेन होनी चाहिए, तो इसकी वजह से वीमेन को जो है एक ऐसी प्लेस पे उनको प्लेस रखा गया, मतलब उनको वीमेन को एक रोल, वेल डिफाइंड रोल दे दिया गया कि आप बस घरों में रहेंगी और आप वाइफ बन के, मदर बन के रहेंगी। और एक तरह से सेक्सुअल, कि आप मेल हैं तो मेल का काम है बाहर वर्क करना, बाहर जाना, कमाना, और उनको इम्पोर्टेंस देना, वो घर के हेड होना। और फीमेल्स क्योंकि उनका वो फीमेल हैं, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की वजह से, मींस क्योंकि वीमेंस जो हैं वो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती हैं, तो उसकी केयर करना, होम मेकिंग, घर के जो काम काज है, खाना पीना बनाना, ये सब एक वीमेन का ही रोल है। तो ये एक पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी है कि पुरुष का काम ये है, एक मतलब जेंडर बेस्ड रोल दे देना कि मेल है तो मेल का वर्क ये है, फीमेल है तो फीमेल का वर्क ये है। तो इसके अगेंस्ट थी। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, वीमेन भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और आज के टाइम पे आप देख भी रहे हैं वीमेन क्या कर रही हैं। सो वीमेन भी अर्निंग कर सकती है, वीमेन भी घर के बाहर जा सकती है, वीमेन भी घर को चला सकती हैं। एंड साथ ही साथ जैसे वीमेन बच्चों की केयर करती हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल है कि रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो वीमेन का है, तो इट्स ओके। बट क्या उसके बाद जो जब बच्चा होता है तो उसके बाद जो उसकी केयर करना, उसकी परवरिश करना, ये एक पिता का भी धर्म है। तो ये जो सोसाइटी, मतलब ये जो आइडियोलॉजी थी, इसके पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थी। एंड उनके अकॉर्डिंग जो ये कास्ट रिडन जो सोसाइटी में ये जो कास्ट सिस्टम है और पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ
वीमेन को, कौन सी वीमेन को हाईएस्ट स्टेटस मिल रहा था, मतलब क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से और एक पैट्रियार्कल पुरुष प्रधान जो माइंडसेट था उसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट स्टेटस दिया जाता था, वीमेन में भी लेवल्स बनाए गए थे। तो जो वीमेन सौभाग्यवती किसे कहा गया था, ये वर्ड याद रखिए, सौभाग्यवती। सौभाग्यवती मतलब वो आपने कई बार ये सुना भी होगा बड़ों के मुंह से या फिर फिल्म्स में कि जब पैर छूते हैं या फिर आशीर्वाद लेते हैं विमेन तो उन्हें बोलते सौभाग्यवती रहो भवा। ठीक है, सौभाग्यवती भवा मतलब क्या कि सौभाग्यवती का मतलब ये है कि एक ऐसी ब्लेस्ड विमेन जिसका हस्बैंड जिंदा हो और जो जिसके पास सिर्फ पुत्र की हो, मतलब बेटियां ना हो, सिर्फ बेटे ही जिसके मदर ऑफ सन्स ओनली। ठीक है, तो ऐसी विमेन को क्या बोला गया, सौभाग्यवती। उसके बाद तो सबसे जो हाईएस्ट स्टेटस दिया गया ऐसी विमेन का जिसके पति जिंदा हों और जिनके बच्चे सिर्फ बेटे हों। और उसके बाद उन विमेन को सेकंड प्रायोरिटी दी गई, मतलब सेकंड लेवल पे उनको रखा गया जिन औरत के पति जिंदा हैं लेकिन सिर्फ उनकी बेटियां हैं। बेटियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो जिन भी कपल की सिर्फ बेटियां हैं तो और एक भी बेटे नहीं है तो उस मदर को, उस औरत को सेकंड स्टेटस दिया जाता था। और सबसे जो लोवेस्ट स्टेटस दिया जाता था वो विडोज़ को, मतलब जो विधवा है। और विधवा में भी सबसे ज़्यादा जो कर्स माना जाता था, सबसे ज़्यादा जो कोसा जाता था उन विमेन को, हिंदू विमेन को जो चाइल्ड विडोज थी, मतलब जिनके बच्चे थे और जिनके पति का देहांत हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों आज की डेट में ऐसा नहीं है। देखिए आज की डेट, पहले तो डाइवोर्स भी नहीं होता था, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपके पति किसी भी कारणवश अगर जो है उनका देहांत हो गया है तो ऐसा नहीं उस वीमेन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाएगा, उस वीमेन को बिल्कुल ऑप्रेस कर दिया जाएगा, उसको कोसा जाएगा। नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं है। बट पहले के टाइम पे बहुत बड़ा कर्ज माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेके वीमेंस जो विडोज़ थी उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। शी डिमांडेड वीमेन टीचर्स, इनफैक्ट उन्होंने वीमेन टीचर्स भी डिमांड किया, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। और स्कूल्स में किसके सामने, एजुकेशन कमीशन इन 1882। उनका एक स्टेटमेंट था, वीमेन बीइंग वन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर ऑप्रेस्ड एंड क्रुएल्टी ट्रीटेड बाय द अदर हाफ। तो उन्होंने बोला कि समाज जो है कि सिर्फ पुरुष से नहीं बना है, समाज में महिलाएं और पुरुष दोनों जो हैं मोर और लेस इक्वल मात्रा में है। ठीक है, सो एक हाफ को, वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ऑप्रेस किया जा रहा है, किससे, अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। और वो अदर हाफ कौन है, मैन जो है वो वीमेन को ऑप्रेस कर रहे हैं, उनको अपने सब्जुगेट रख रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए फॉर वीमेंस एम्पावरमेंट, वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए। तो उन्होंने सबसे पहली बात की आर्य महिला सभा को बनाया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने आर्य महिला सभा बनाया। कब बनाया, 1882 में। ठीक है, सो इन्होंने शी फाउंडेड आर्य महिला सभा। शी वॉज द फर्स्ट, ये जो था ये पहला फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया का, आर्य महिला सभा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था वीमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट करना और चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करना, क्योंकि चाइल्ड मैरिज से वीमेन पढ़ नहीं पाएंगे, फिर वीमेन उसी जो शादी और बच्चे के जंजाल में फंस जाएंगी। तो इसलिए इस आर्य महिला सभा का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि वीमेन को एजुकेट करें। अगर वीमेन एजुकेटेड होगी तो ऑब्वियसली बात है वो सोशली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट होगी तो वो ऑब्वियसली बात है। इसीलिए जो है चाइल्ड मैरिज को भी डिस्करेज करना इस सभा का ऑब्जेक्टिव था। पंडिता रमाबाई एसोसिएशन जो था, जो यूएस में बना था, उसकी वजह से एक रमाबाई एसोसिएशन बॉस्टन में भी बना दिसंबर 1887 में। ये एसोसिएशन किस लिए था, ये एसोसिएशन इसलिए था कि ताकि मनी जो है उसको रिसीव किया जा सके, जो विडो होम था उसको चलाने के लिए, वहाँ के खर्चे चलाने के लिए। ठीक है, एंड शी प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन कांग्रेस कन्वेंशन हुई थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। क्या वो डिमांड कर रही थी, सिविल राइट्स डिमांड कर रही थी वीमेन के लिए, स्पेशली जो विडोज थी, डेजर्टेड वाइफ्स, मतलब जिनके पति उनको छोड़ देते थे, या सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड वीमेन, अपर कास्ट विडो, इन लोगों के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने सिविल राइट्स को डिमांड किया। ठीक है,
क्यों अब ये यहाँ पे देखिए अपर कास्ट विडो का बार बार क्यों हम बता रहे हैं आपको कि वो अपर कास्ट विडो को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिंदू पैट्रियार्कल ऑपरेशन था, जो हिंदू पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी थी, उसकी वजह से जब सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित की जाती थी वो अपर कास्ट विडो ही की जाती थी। फिर उन्होंने मुक्ति मिशन में कौन कौन लोग, मतलब सिर्फ हिंदू विडोज़ नहीं थी मुक्ति मिशन का पार्ट जो थी वो फेमाइन विक्टिम्स भी थी, सेक्सुअली असॉल्टेड वीमेन थी, ब्लाइंड या ओल्ड वीमेन, ये सब जो है किसके अंडर आती थी, ये कृपा मतलब एक ऐसा होम बनाया गया था फॉर मर्सी, तो वो इसके अंडर इन लोगों को भी, इस मुक्ति मिशन के अंडर इनकी भी हेल्प की जाती थी, इनको भी जो है राइट्स, इनके भी राइट्स के लिए बात की जाती थी। फिर मुक्ति सदन क्या था, जहाँ पे लोग जो औरतें थीं या महिलाएं थीं, जो लड़कियां थीं, वो हर तरह के काम करती थी, वीविंग से लेके डेयरी फार्मिंग, कुकिंग, जिससे वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो। तो सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, सोशली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। इस चीज़ को उन्होंने भारतीय महिलाओं को समझाने की बहुत उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अब इनके द्वारा जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं इसको देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक इनकी स्त्री धर्म नीति, जिसमें कि उन्होंने वीमेन के क्या मॉरल्स हैं उसको डिस्क्राइब किया। फिर इनकी सेकेंड बुक थी द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन, 1883 में इस बुक को इन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने पूरा का पूरा कि भारतीय समाज में कैसे वीमेन को ऑप्रेस किया जाता था, कैसे उनकी पहले जल्दी मतलब चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी, फिर उसके बाद शादी के बाद वो बच्चियाँ छोटी थी, इतनी समझ नहीं होती थी, तो उनको कैसे मैरिटल हरासमेंट किया जाता था, उनके इन लॉज और उनकी फैमिली प्लस हस्बैंड के द्वारा भी सेक्सुअली भी उसे हैरेस किया जाता था, उतनी कम छोटी उम्र में अगर बच्चे की शादी हो जाए तो। फिर उन पतियों के द्वारा जो छोड़ी गई महिलाएं थी उनका कैसे हैरेसमेंट होता था, उनको कैसे ऑप्रेस किया जाता था। फिर विडोवुड, ये तो सबसे बड़ा कर्ज माना जाता था, जिस महिला के पति का देहांत हो जाए तो उस महिला को तो सबसे बड़ा समाज का कलंक माना जाता था। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं उन्होंने इस बुक में लिखी थी, द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन इन 1883। फिर इनकी तीसरी बुक थी द हाई कास्ट हिंदू वीमेन इन 1887, क्योंकि जो हाई कास्ट, मैंने आपको बताया ना कि वीमेन सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन किया गया वो हाई कास्ट हिंदू वीमेन को किया गया, और इसी कारण से वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर ली थी अपने आप को। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने जो है वीमेन को इमेंसिपेशन, वीमेन को कैसे मुक्ति दिलाई जाए, उनके एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। फिर फोर्थ उनका मुक्ति प्रेयर बेल बुक थी। ठीक है, मुक्ति प्रेयर बेल, जिसमें उन्होंने कैसे कैसे फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट बढ़ता जा रहा था वीमेंस के अंदर, तो उस चीज़ को उसमें डिस्क्राइब किया। फिर इनकी एक बुक थी लेमेंटेशन ऑफ डिवाइन लैंग्वेज, जिसमें कि उन्होंने कैसे कोलोनिज्म की वजह से वायलेंस हुआ और वीमेन कितना सफ़र की, इस चीज़ को उन्होंने इस बुक में लिखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी और भी इम्पॉर्टेंट जो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, देखिए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता। PYQ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि पैरेलली जो यूनिट मैंने ख़त्म कर ली हैं उन यूनिट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी मैं स्टार्ट करूँ, क्लासेस स्टार्ट करूँ, थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साल के करके, एटलीस्ट लास्ट 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। तो फिर आपकी जो ये नोट्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इतना आप कर लेंगे तो यू आर वेल गुड टू गो फॉर दिस एग्ज़ाम, UGC एग्ज़ाम्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ आपको कैसा लग रहा है मेरा ये लेक्चर्स, प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।